अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा नेक्स्ट एपिसोड। तालूत अंदर मौजूद था और ड्रामे के लिए पूरी तरह तैयार। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से वहशत झांक रही थी। लिबास भी मसला हुआ था और वो आराम से कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। ये क्या हालत बनाई हुई है आदिल साहब ने, सिमी ने हैरत से कहा। आशिक है, घिसियारा नहीं है, मैंने फखर से कहा और लड़कियां बेसाख्ता हंस पड़ीं। उस वक्त से खौफ महसूस होता है साहिब भाई, जब आप यहाँ से चले जाएंगे, सिमी ने अजीब से अंदाज में कहा। क्यों? मैंने उसे देखा। आप लोगों की आमद ने इस कोठी को वो हक बख्शा है जो शायद जिंदगी भर न भुलाया जा सके। फिक्र न करें, हम यहाँ ऐसे नकूश छोड़ जाएंगे जो जिंदगी भर हमारी याद ताज़ा रखेंगे, मैंने कहा। रूही ने फिर मुल्तजी निगाहों से मुझे देखा। क्या आप यहाँ जलालाबाद में ही नहीं रह सकते साहिब भाई? सिमी ने पूछा। नहीं सिमी, ये मुमकिन नहीं है, हम दूर के मुसाफिर हैं। मेरा ख्याल है कि इस कदर मुतासिर ना हो कि बाद में कोई तकलीफ हो। चंद दिनों का साथ है। अल्लाह, सिमी बाजी, इस हसीन और दिलचस्प वक्त को इन बातों से ज़ाया न करें, नुसरत ने दरख्वास्त की। बुआ अभी आई नहीं, सिमी जल्दी से बोली और उसी वक्त तालूत के कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन है? उसने चौंकते हुए पूछा। दरवाज़ा खोलो। बुआ की आवाज़ सुनाई दी और तालूत दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने खिड़की का पट जरा सा खोल दिया ताकि अंदर की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे सकें। तालूत ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर वो उछलकर पीछे हट गई और उसकी गंभीर आवाज़ उभरी। आह, तुम आ गई? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? ख्वाब देखने लगो, बाउले तो हो ही। बुआ हाथ नचाते हुए बोली। खुदारा, मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ, तालूत ने कहा। हाँ हाँ, चाहो, ज़रूर चाहो, तुम्हारे बाबा की जागीर हूँ, जो दिल चाहे करो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। झाड़ू फिरे तुम्हारी जिंदगी पर, एक मैं ही रह गई हूँ। देखो शहजादे मियाँ, अल्लाह के वास्ते मेरी जान बख्श दो। क्यों मेरी इज्जत दो कौड़ी की करने पर तुले हो? मैं तुम्हारी इज्जत पर अपनी जान देने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? अपनी ये मनहूस सूरत लेकर यहाँ से दफान हो जाओ बस, बुआ ने मुंह फेर कर कहा। अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नवाब साहब से कह दूंगा कि आपकी कोठी में मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मुझे लूट लिया गया है। हे अल्लाह मारे, अल्लाह के वास्ते मियाँ से कुछ न कहना, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। बड़ी बी ने आसमान की तरफ मुंह उठाए कहा। अब तुम मेरी एक खुशी पूरी कर दो, मैं तुमसे कुछ ना कहूंगा। ए बेगैरत, ए मनहूस, मैं बुढ़िया हूँ। बुआ ने ना जाने क्या समझा था, उन्होंने शर्म से मुंह पर हाथ रख दिए थे। दूसरी तरफ लड़कियां बुरी तरह शर्मा गई थी। उन्होंने दांतों में दुपट्टे दबाए थे, लेकिन पलटने का किसी का दिल नहीं चाह रहा था। दूसरी सूरत में मैं नवाब साहब के पास जाऊंगा। पहुंच जा, जान दे दूंगी, इज्जत ना दूंगी। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजार दी, अब बुढ़ापे में मुंह काला करूंगी। मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ। तालूत ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बुआ ने हाथ छुड़ाकर दो हत्थड़ उसके सीने पर मारे। तालूत जमीन पर गिर पड़ा था। 2-3 दफा उसने पांव रगड़े और फिर साकित हो गया। बुआ की गिगी बंद गई थी। उन्होंने बौखलाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर लपक कर दरवाजा बंद कर दिया। ऐ मेरे मौला, मैं क्या करूं? हाय, मर गया क्या? अरे अब क्या होगा? बुआ तालूत के पास बैठ गई। या अल्लाह इसे ठीक कर दे। हाय, मर गया तो क्या होगा? अरे उठ कमबख्त, उठ जा, तेरा सत्यानाश हो जाए। बड़ी बी तालूत के सीने पर हाथ रखकर उसे झिंझोड़ कर बोली और तालूत ने आंखें खोल दी। तू तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो? अरे उठ भी जा, अल्लाह को यही मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी बी ने परेशानी से कहा और तालूत जल्दी से उठ गया। बड़ी बी का चेहरा जर्द पड़ गया था। तालूत एक तरफ बढ़ा। उसने एक अलमारी से एक खूबसूरत लिबास निकाला और जेवरात का एक डिब्बा भी निकाल लिया। वो सामने बाथरूम है, लिबास तब्दील कर लो और जेवरात पहन लो। अब ये चौंचले भी कराएगा? बड़ी भी कराह कर बोली। जाओ जाओ, जल्दी करो। मिट्टी में मिल गई, 2 कौड़ी की हो गई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय हाय। बड़ी भी कराहती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई और जब वो बाथरूम से बरामद हुई तो लड़कियां हंसी से दीवानी हो गईं। वो पीठ पकड़कर जमीन पर बैठ गईं। सुरख करारा जम्पर और ऊपर से जेवरात, ना जाने कैसी लग रही थी बुआ। बराहे करम आदाब मलहूस रखें, देखें अंदर का मंजर देखें, मैंने जल्दी से कहा, मगर लड़कियां शर्मा रही थीं। उठिए तो सही, आप ना जाने क्या समझ रही हैं, मैंने कहा और नुसरत ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा। फिर वो खड़ी हो गई। तब दूसरी लड़कियां भी खिड़की से आ लगीं। बड़ी भी खड़ी हुई थी, उनके चेहरे पर शर्म के आसार थे और तालूत एक घुटना जमीन पर टिकाए, आंखें फाड़े, एक हाथ सीने पर रखे उन्हें घूर रहा था। बस बस, मेरी यही ख्वाहिश थी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। बड़ी भी चौंक पड़ी। मुझे सब कुछ मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ी भी जल्दी से बोली। तो मैं जाऊं? हाँ। तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा। ये कपड़े उतार दूं? नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए है, मेरी मोहब्बत का हकीर तोहफा।
अल्लाह कसम, बड़ी बी के दांत निकल पड़े। मगर भैया मैं ये पहन कर तो ना जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, मजाक ना उड़ाएंगे मेरा। तो फिर इन्हें उतार कर अपना लिबास पहन लो, जाओ। तालूत ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जभी तो मैं कहूँ, इतना शरीफ बच्चा, इतना नेक लौंडा मुझ बुढ़िया के मुंह पर कालक लगाकर क्या करेगा। बड़ी भी जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कपड़ों और जेवरात की पोटली बनाए हुए वो जल्द ही बरामद हुई और इस अंदाज में तालूत की तरफ देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे अभी उठकर वो उनसे पोटली छीन लेगा। फिर जो वो दरवाजा खोलकर भागी तो पलट कर न देखा। लड़कियां अब भी बेतहाशा हंस रही थीं। मैंने खिड़की के दोनों पट खोल दिए और उनकी आवाज अंदर पहुंच गई। तालूत एकदम चौंक पड़ा। ये क्या हरकत है? वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला। हरकत तो आप हमसे पूछेंगे आदिल साहब, सिमी ने हंसते हुए कहा। और फिर हम सब घूमकर कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। तालूत सर पकड़े बैठा था। क्यों, क्या हुआ आदिल भाई? मैं बुआ की इज्जत को डर रहा हूँ। हुस्न इश्क का ये मंजर आपने देख ही लिया होगा और अब बुआ को बदनाम करती फिरेंगी, तालूत ने मसनूई परेशानी से कहा और लड़कियां हंसी से लोटपोट हो गईं। आप लोग इंतहा पसंद हैं, वाकई इंतहा पसंद हैं, सिमी ने हंसते हुए कहा। मस्करे हैं सरकार, आप लोगों को हंसाकर जिंदगी गुजार लेते हैं, यही हमारी इबादत है और यही हमारा मिशन। तालूत ने अचानक संजीदा होकर कहा। बुआ के तो ऐश हो गए, आपने वो जेवरात उन्हें क्यों दे दिए? नुसरत ने कहा। आपको भी पेश कर सकता हूँ। आप बुआ से हसद क्यों कर रही हैं? तालूत ने कहा। नहीं शुक्रिया, नुसरत शर्माते हुए बोली। अरे ले लेना, सुरख जोड़ा पहनाएगा, 2-4 ड्रामाई डायलॉग सुनने पड़ेंगे और बस। रूही ने कहा। सॉरी रूही साहिबा, आपके हकूक साइम भाई के नाम महफूज हैं, इसलिए मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। और अब रूही के शर्माने की बारी थी। आप भी कुछ बोलिए सिमी साहिबा। नहीं बस शुक्रिया, मैं क्या बोलूं, सिमी ने जान बचाते हुए कहा। मिस्टर मैक्लैरेंस रूबा सेहत हैं, लेकिन आप उन्हें रोकिए, वो मेरे साथ घोड़े की रेस लगाने को तैयार हैं, बाद में आप नाराज ना हो, तालूत ने कहा। और सिमी अचानक संजीदा हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। फिर वो मुड़ी और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। ओ, सिमी बाजी फील कर गई, रूही बोली। और फिर वो दोनों लड़कियां भी चली गईं। तालूत एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखने लगा, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला। वेल मिस्टर आरिफ, प्रोग्राम कैसा रहा? ठीक ही रहा यार, मगर तुम कुछ गड़बड़ा गए। क्या? मेरा ख्याल था कि सिमी की मुलाकात अभी एहसान से करा दी जाती। ओ, मुनासिब ना था आरिफ। और फिर वो दोनों बलाएं भी तो उसके साथ थीं। खैर रात को सही, लेकिन यार उनमें से एक बिला वजह गलत फहमी में मुब्तला हो गई है। वल्लाह। कौन? रूही। हाय, मार गए ना हाथ। यार बड़े उस्ताद हो, यहाँ वो 70 साला बुढ़िया इतने नखरे दिखा रही है, किस्मत ही खराब है, तालूत ने कहा। और मैं हंसने लगा। वैसे बुआ के मामले में तुम ओवर हो गए थे, बाज बातें नाजायज थीं, जायजो नाजायज की ऐसी तैसी। बड़ी बी ने किसी हद तक मुझे कबूल कर लिया था, मैं अब बाकायदा उनसे इश्क शुरू कर दूंगा, तालूत ने झिल्लाते हुए अंदाज में कहा। और मैं हंसता रहा। उसी वक्त एक मुलाजिम खाने की ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया और बोला। नवाब साहब ने नए मेहमान के लिए खाना भिजवाया है और कहा है कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो तो उन्हें भी साथ ले आएं। और नहीं, अभी वो बीमार हैं। ठीक है तुम चलो, हम आ रहे हैं। बहुत बेहतर, मुलाजिम ने कहा। और फिर मैंने खाने की ट्रॉली एहसान के कमरे में पहुंचा दी। एहसान मसहरी पर दराज था, हमें देखकर उठ गया और मुस्कुराने लगा। अभी आपके कमरे से सिमी के हंसने की आवाजें आ रही थीं। फिक्र न करो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारे कमरे से भी आने लगेंगी, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अच्छा, अब अच्छे बच्चों की मानेंद मुंह हाथ धो, खाना खाओ, कल से तुम्हारा पर्दा खत्म हो जाएगा, हम भी खाना खाने जा रहे हैं। एहसान हंसने लगा और हम दोनों बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद हम दोनों खाने के कमरे में दाखिल हो गए। सभी मौजूद थे। बेगम साहिबा ने बड़े खलूस से हमारे सलाम का जवाब दिया था। लुत्फ की बात यह थी कि नवाब शमशेरुद्दौला भी अपने दलेर लड़ाकों के साथ खाने की मेज पर मौजूद थे और उनके सामने सिर्फ सूप रखा हुआ था। लड़कियां मुस्कुरा पड़ी थीं। खाना शुरू हो गया। शादिया बर्फीली हुकूमत है नवाब साहब, साल में 12 महीने वहाँ बर्फ की तहें जमी रहती हैं, तालूत खाने के दौरान बोला। हम लोग सख्त सर्दी के आदी हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका होगा, अगर कभी आपने मदऊ किया तो जरूर हाजिर होंगे, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन मदऊ करेंगे नवाब साहब। हाँ, शमशेर साहब को जरूर साथ लाएं, लेकिन वहाँ सर्दी ज्यादा है। मैं जानता हूँ आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे साथी खामोश रहेंगे क्योंकि हमारी तौहीन की जिम्मेदारी अंकल पर आयद होती है। अरे नहीं, इसमें मजाक की क्या बात है। आदिल साहब कहना चाहते हैं कि मुझ में सर्दी बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। हालांकि मेरी बीमारी महज इत्तेफाक है। मैंने बर्फ के जमे हुए समुद्रों पर स्केटिंग की है और महीनों वहां गुजारी हैं। क्यों एडगर, मैंने गलत तो नहीं कहा? मुझे याद है डियर मैक्लैरेंस, तुमने वहां एक सफेद रीछ का शिकार भी किया था, बर्फ के समुद्र में। अमानत भाई, तालूत ने कहा। रूही भी हंस पड़ी और उस अमानत भाई पर नुसरत की हंसी छूट गई। हाँ, बर्फ के समुद्र पर, समुद्र जमा रहता है। शमशेर ने तालूत को घूरते हुए कहा। ओ, रीछ भी वहां स्केटिंग करने आया होगा।
तालूत ने आहिस्ता से कहा और रूही भी हंस पड़ी। सिमी अलबत्ता संजीदा ही थी। इसके बाद खामोशी छा गई, लेकिन तालूत कहाँ खामोश रहने वाला था। आइंदा रेस कब हो रही है नवाब साहब? ओह, बहुत जल्द, शायद 14 तारीख को। वैसे शमशेर साहब ने मुझे घोड़े की सवारी के लिए चैलेंज किया है। खौफजदा हो तो मुआफ कर सकता हूँ, शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसका बार बार बिगड़ना उसकी शख्सियत को हल्का करता है। नहीं नहीं, खौफजदा तो नहीं हूँ, मगर आपसे मुकाबले में डरता हूँ, तालूत ने कहा। क्यों? शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दफा काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। खुदा का शुक्र है आप ठीक हो गए, वरना मैं नवाब साहब को क्या मुंह दिखाता। लेकिन आपने तो पानी में कदम भी नहीं रखा था। साइम भाई ने मना कर दिया, वरना शायद मेरा बिस्तर भी आपके करीब होता। बहरहाल राइडिंग के लिए मेरी पेशकश बरकरार रहेगी। जब चाहो सामने आ जाओ। बेहतर है, तालूत ने गर्दन झुकाते हुए सादतमंदी से कहा। नवाब साहब भी किसी कदर पुरसुकून हो गए थे। अलबत्ता शमशेर के लड़ाके कीनातोज निगाहों से हम दोनों को देख रहे थे। खाना खत्म हो गया और हम सब गुफ्तगू करते हुए कमरे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते हुए सिमी ने मुझे कोई इशारा किया था और मैंने गर्दन हिला दी। हम नवाब साहब से इजाजत लेकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे में पहुंचकर मैं तालूत से सिमी के इशारे के बारे में गुफ्तगू करने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन चंद मिनट के बाद सिमी अकबी खिड़की में नजर आई। उसने शीशा बजाया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। सिमी संजीदा ही थी। साइम भाई, आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करनी है तो अंदर आ जाओ। नहीं, यहीं सिर्फ चंद अल्फाज, सिमी ने इंतहाई संजीदगी से कहा। कहो, क्या बात है? मेरी एक दरख्वास्त कबूल कर लें। जरूर, लेकिन एक शर्त भी है। क्या? जवाबन तुम्हें भी हमारी एक दरख्वास्त कबूल करना होगी। मैं आपका हुक्म मानकर फख्र महसूस करूंगी, सिमी ने खुलूस से कहा। ठीक है, दरख्वास्त पेश करो। खुदा के वास्ते मेरे लिए आप लोग शमशेरुद्दौला के मुंह न लगा करें। वो मजाक को समझने की हिस्स नहीं रखते। वो ज़हनी तौर पर ना जाने क्या हैं, लेकिन आप उनसे ना उलझें, वरना वो हमारे खानदान के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। ठीक है सिमी, लेकिन वो हमारी दरख्वास्त। आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली? 100%। अगर वो रेस के लिए कहें तब आप तैयार ना हो। इसकी वजह भी बता दो। उनके पास सिर्फ 3 बातें हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंच गया तो हम जलील हो जाएंगे। उनकी कैफियत आप देख चुके हैं। मैं तो उनकी बीमारी से लरज रही थी। तो सुनो सिमी, अगर उन्होंने रेस का चैलेंज दिया तो जरूर कबूल किया जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, रेस ना होगी, यह हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, यही काफी है। और वो हमारी दरख्वास्त कहकर शर्मिंदा ना करें, हुक्म दें, सिमी ने कहा। आज रात को डिनर के बाद जब सब लोग सोने के लिए कमरों में चले जाएं, तुम थोड़ी देर के लिए हमारे पास आओगी, मैंने कहा। सिमी एक लम्हे के लिए तो भौंचकी रह गई, फिर उसके चेहरे से शर्मिंदगी के आसार नजर आए और फिर वो बड़े एतमाद से बोली, मैं हाजिर हो जाऊंगी। शुक्रिया सिमी, हम इंतजार करेंगे, तालूत ने कहा और सिमी मुड़कर वापस चली गई। यार तालूत, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों में बला की अपनायत है और इन्होंने हमारे जहनों को बुरी तरह जकड़ लिया है। मैं नहीं समझा। जब मैंने सिमी से रात को आने के लिए कहा था तो उसके चेहरे के तासुरात देखे थे। हाँ, मगर उन्हें पढ़ ना सका। पहले तो वो भौंचकी रह गई क्योंकि अल्फाज भी ऐसे थे। उसके जहन में कुछ गलत ख्यालात आए होंगे, लेकिन फिर वो उन ख्यालात पर शर्मिंदा हुई और फिर उसने बड़े एतमाद से वादा कर लिया जैसे उसे हम लोगों पर मुकम्मल भरोसा हो। अरे तो कौन से बुरे लोग हैं हम, तालूत ने अजीब से अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। रात का खाना हस्बे मामूल नवाब साहब के साथ खाया। एहसान के लिए वहीं खाना आ गया था। खाने के बाद काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। तालूत ने सिमी से किया हुआ वादा पूरा किया था। हालांकि शमशेरुद्दौला ने कुछ चुभते हुए फिक्रे फेंके थे, लेकिन तालूत बड़े सब्र से उन्हें पी गया, इसलिए शमशेरुद्दौला का मूड बहाल रहा। कॉफी वगैरह पीने के बाद सब उठ गए। शमशेरुद्दौला हस्बे आदत बेहूदगियां करता रहा। आज तो उसे बोलने का बहुत ज्यादा मौका मिल गया क्योंकि मैं और तालूत खामोश थे। हाँ, नवाब साहब से जब कोई बात बर्दाश्त न होती तो बोल ही पड़ते। बहरहाल उठते हुए सिमी ने हमें शुक्रगुजार निगाहों से देखा था और मैंने उसे मायनेखेज निगाहों से। फिर हम लोग अपने कमरे में वापस आ गए। कमरे में आकर हमने चंद मिनट इंतजार किया और फिर एहसान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। एहसान जाग रहा था और हम लोगों का मुंतजिर था। मेरी अजीब पोजीशन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गालिबन चोरों जैसी, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन, एहसान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने गालिबन ज़हनी तौर पर हमारी पेशकश कबूल कर ली थी। बस अब तैयार हो जाओ, मोहतरमा तशरीफ लाती होंगी। ओह, आपने उन्हें क्या बताया है? अभी तक कुछ नहीं। अरे हमारा भी उस पर हक है, भाभी है होने वाली, क्या वो हमारी इतनी बात भी नहीं मानेगी? लेकिन उस्ताद, कमाल देखना है तुम्हारा, उसे हर कीमत पर तैयार करना है, एक शर्त पर, एहसान ने कहा। वो क्या? मैंने जल्दी से पूछा। आप लोग वादा करें कि अपने कमरे में नहीं रहेंगे, एहसान ने शर्माते हुए कहा। हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि अपने कमरे में नहीं रहेंगे, तालूत ने कसम खा ली और मैंने एक ठंडी सांस ली। उस बदमाश से मुझसे ज्यादा और कौन वाकिफ हो सकता था।
एहसान को समझा बुझाकर हम अपने कमरे में आ गए और सिमी का इंतजार करने लगे। खैरियत ही हुई, क्योंकि हमारे कमरे में दाखिल होने के 2 मिनट बाद ही सिमी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, और तालूत संभल कर बैठ गया। सिमी ने सफेद लिबास पर स्याह चादर ओढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर इस्तेजाब नजर आ रहा था। हम दोनों संजीदा हो गए। तालूत ने तमाम गुफ्तगू मेरे ऊपर छोड़ दी थी। दरवाजा बंद कर दो सिमी, मैंने कहा, और सिमी ने सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। तब मैं उसकी तरफ बढ़ा और फिर मैंने सिमी के मुकाबिल खड़े होकर कहा, सिमी, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं तो? सिमी ने घबराकर मेरी शक्ल देखी और फिर तालूत की, फिर खुश होंठों पर जुबान फेर कर बोली, तो मैं इसे मजाक समझूंगी, लेकिन अगर ये मजाक ना हो तो थोड़ी सी पीछे लौट जाओ सिमी। हमने तुम्हें ट्रेन में देखा, पसंद किया और फिर तुम्हारे पीछे यहाँ तक दौड़े चले आए। हम दोनों तुम्हारे ख्वाहिशमंद थे और मौके की तलाश में थे, और फिर जब हमने तुम्हें एतमाद में ले लिया तो मौके से फायदा उठाने की सोची और आज धोखे से तुम्हें यहाँ बुला लिया। गौर करो तुम्हारी पोजीशन किस कदर नाजुक है। तुम खुद चोरों की तरह यहाँ आई हो। ऐसे में अगर कोई तुम्हारी मदद को आ भी जाए तो हमारी पोजीशन इस कदर खतरनाक ना होगी जिस कदर तुम्हारी। सिमी ने गर्दन झुकाकर कुछ सोचा और फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर बड़े पुरवकार लहजे में बोली, अगर ये सब कुछ इसी अंदाज में हो जाए साहिब जिस तरह आप फरमा रही हैं, तब भी इसे मैं आपका कसूर नहीं समझूंगी। मैं सोचूंगी साहिब कि कुदरत ने मुझे किसी बहुत बड़े गुनाह की सजा दी है और इस सजा को मजीद अजियतनाक बनाने के लिए उसने आप लोगों का इंतखाब किया है, क्योंकि आप पर मुझे बेपनाह एतमाद है। सिमी, तुम्हारी अल्फाज इस कदर खुलूस से कहीं ज्यादा हैं जो तुम्हारे लिए हमारे दिल में है, लेकिन क्या इस एतमाद को निभा सकती हो? क्या वो खुलूस कबूल कर सकती हो जो इन अल्फाज की बेपनाह कैफियत से हमारे दिल में पैदा हुआ है? मैं नहीं समझी साहिब। सिमी, इन अल्फाज की कीमत के तौर पर अगर मैं और आदिल तुम्हें बहन कहें तो खुदा के हुजूर जवाबदेह होते हुए तुम ये रिश्ता कबूल कर लोगी? मैंने जज्बाती अंदाज में कहा, साइम भाई। सिमी चकरा कर रह गई। मैं अभी तक कुछ नहीं समझ सकी। तुम इब्तदा से मुझे भाई कहती आई हो, सिर्फ एहतरामन। दिल से भी कभी ये महसूस किया है? मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर को सामने रखकर कहती हूँ साइम भाई कि इब्तदा में ट्रेन में ही आप दोनों मुझे बेहद पसंद आए थे। उसके बाद आप हमारे करीब आ गए, हमारा साथ रहा। आपकी दिलचस्प शरारतों, शगुफ्ता तबीयत ने मेरे दिल में एक जज्बा पैदा कर दिया। मैं उस जज्बे को इश्क का नाम नहीं दे सकती, क्योंकि ये आप दोनों से यकसा था। हाँ, एक तसव्वुर जरूर था, एक ख्वाहिश जरूर थी। काश पूरी उम्र आप दोनों के साथ ही बसर हो सकती। आपकी हसीन शख्सियतें दिल के गोशों में पिन्हा थीं। अगर आपकी जरा सी तौहीन होती तो दिल अंदर से कटता है। मजबूरियां भी हैं, इसलिए इजहार का जरिया नहीं मिलता, और जब ये तलब, ये ख्वाहिश किसी नफसानी जज्बे का इजहार नहीं करती तो इसे रूहानी हैसियत ही दी जा सकती है। और रूह के रिश्ते के लिए कोई भी लफ्ज इख्तियार कर लिया जाए, भाई बाप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोया रूह का रिश्ता तय हो गया। यकीनन, सिमी ने बड़े एतमाद से कहा। दरमियान में कोई अजनबियत भी नहीं रही, कतई नहीं, सिमी ने मजबूत लहजे में कहा। लहजे की ये मजबूती बरकरार रहेगी ता जिंदगी। तब सिर्फ इतना समझ लो, सबके लिए फराइज मुंतखिब किए गए हैं। अगर तुम्हारे 2 भाई तुम्हारे लिए कुछ करना चाहें तो उसे रद्द करना रूह की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। इश्क खुदा की तरफ से वदियत है। जज्बे सच्चे, पाक और सादिक हों तो इंसान वलीउल्लाह कहलाता है। आओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान चाहता हूँ, मैं हाजिर हूँ। सिमी ने कहा और मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैं कमरे से निकल गया। सिमी हैरतजदा नजर आ रही थी। मैं एहसान के दरवाजे पर पहुंच गया। जाओ, इस दरवाजे से अंदर चली जाओ। मुकद्दस रिश्ते निभाने का इम्तिहान कठिन है, लेकिन जो कौल खुदा के सामने रखकर किया जाए उससे इनहराफ खुदा को भी नाराज कर देता है। मैंने दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने का इशारा किया और वो अंदर दाखिल हो गई। उसी वक्त तालूत बदमाश ने मेरे ऊपर शाहदाना का दोशाला डाल दिया और पीछे से अंदर कमरे में धकेल दिया। वो खुद भी निगाहों से पोशीदा था। इस तरह हम दोनों भी एहसान और सिमी के दरमियान पहुंच गए। सिमी एहसान को देखकर हक्का बक्का रह गई थी। एहसान भी जर्द चेहरा लिए उसे देख रहा था। दरवाजा बंद कर दो सिमी, एहसान ने लरजती हुई आवाज में कहा। सिमी ने उसकी कैफियत देखी और फिर पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहाँ कैसे एहसान? बिलाखिर उसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। सिमी, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं जो कहूँगा उस पर एतमाद कर लेना। हाँ, मैं जानती हूँ तुम झूठे नहीं हो एहसान। इस कदर परेशान क्यों हो? बैठो। सिमी अब खुद पर पूरी तरह काबू पा चुकी थी। एहसान बैठ गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। सिमी की हैरानी भी अरूज पर थी, लेकिन एहसान की इस कैफियत से वो परेशान थी। एहसान, मुझे तुम्हारे ऊपर मुकम्मल भरोसा है। मुझे बताओ ये सब क्या है? मेरी तरफ से किसी बदगुमानी को दिल में जगा ना दो। मैं तुम्हारे एक लफ्ज पर भरोसा करूंगी। यार, बड़ी अजीम औरत है। मैं दिल से कायल हो गया। तालूत ने मेरी कान में सरगोशी की। खामोश रहो, वो आवाज सुन लेगी।
بے فکر رہو، نگاہوں سے غائب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آواز بھی گم ہو جاتی ہے، اس لیے بے دھڑک تبصرہ کرتے رہو۔ کمال ہے، میں بڑبڑایا۔ دوسری طرف احسان کہہ رہا تھا، میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا سیمی۔ کل رات کو جب تم میرے پاس آئی تھی اور ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے تو تمہاری اور میری گفتگو کا ایک ایک لفظ انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ میری مراد شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم سے ہے۔ زمین کے یہ فرشتے نہ جانے کس طرح وہاں پہنچ گئے تھے، پھر جب تم چلی گئیں تو وہ میرے پاس آئے۔ میرا لہو خشک ہو گیا۔ سیمی ان کی باتیں سن کر انہیں قتل کر دینے پر تل گیا، لیکن پھر ان کی گفتگو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان پر اعتماد کروں۔ احسان نے ایک ایک لفظ سیمی کو سنایا اور پھر بولا، بالآخر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان کے ساتھ ایک ڈرامے میں شریک ہو جاؤں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا سیمی کہ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ سیمی کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ اس کی بے پناہ عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو کچھ کریں گے وہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ اپنے جذبات کو تسکین دیں گے۔ پھر آج صبح انہوں نے وہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ احسان نے استبل والے ڈرامے کی تفصیل بتائی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے نواب صاحب سے مہلت لے لی ہے۔ کل وہ مجھے اپنے بھائی کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے ان کی اجازت سے تمہارے گوش گزار کر دیا ہے سیمی۔ خدا کی قسم، اگر تم یہ سب کچھ پسند نہ کرو تو میں انہیں مجبور کر دوں گا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کریں۔ احسان خاموش ہو گیا۔ سیمی پتھر کے بت کی طرح ساکت تھی، اس کا چہرہ پتھر کی طرح ویران ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کون کون سے خیالات آ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا، پھر سیمی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا سکون پھیل گیا اور پھر وہ سرد آواز میں بولی، انہیں ابو جان کے قرضے کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے احسان؟ ہاں۔ اس کا وہ کیا کریں گے؟ شاید وہ اسے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابو جان اسے قبول کر لیں گے؟ اس کے بارے میں وہی بات کریں گے۔ بہرحال وہ چالاک ہیں۔ اگر قدرت ہمارے دلوں کے پھول کھلانا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے احسان؟ ہم نے تو پہلے بھی اس کی رضا کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ اب وہ اپنا کھیل بدلنا چاہتی ہے تو میں یہ تم اسے روکنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اگر وہ ابو جان کو تیار کر سکے تو ہم ان کے کاموں میں مداخلت نہ کریں گے۔ سنو احسان، شمشیر کے ساتھ زندگی گزارنے پر میں 1000 بار مرنے کو ترجیح دیتی، لیکن ابو جان کا وقار مجھے 1000 زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تم اپنے دوستوں، ان فرشتوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں تو ہم ان کے کام میں مداخلت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ سیمی میری زندگی، احسان نے روتے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے اور سیمی اٹھ کر اس کے بازو میں آ گئی۔ اے بھائی صاحب، ابے اللہ کے نیک بندو، دروازہ تو کھول دو تاکہ یہ دو بے وقوف باہر چلے جائیں۔ ہائے، پوری کائنات گلے مل رہی ہے، صرف 2 باقی ہیں۔ تالوت بین کرنے لگا اور میرا رنگ اڑ گیا۔ میں گھبرا کر سیمی اور احسان کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں ہماری آواز سے بے خبر تھے۔ ان دونوں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر سیمی نے کہا، میں اجازت چاہتی ہوں احسان، براہ کرم تم ان سے مل لو۔ اس وقت میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تم سیدھی نکل جاؤ۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے اور ہم کھلے ہوئے دروازے سے ان کے دور نکل جانے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جو ہی وہ دور ہٹے، میں اور تالوت باہر نکل آئی۔ تالوت میرا ہاتھ پکڑ کر دور نکل گیا تھا۔ تب میں نے شاہدانہ کا دوشالہ اتار دیا اور تالوت بھی انسانی حیت میں آ گیا۔ ہم دونوں رخ بدل کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ احسان پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ہماری شکلیں دیکھتے ہی وہ کھل اٹھا۔ کہاں ہے؟ میں نے اشارے سے پوچھا۔ چلی گئی، احسان نے جواب دیا اور ہمارے قریب آ گیا۔ چند ساعت ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر دونوں بازو پھیلا کر ہم سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ پگلے، وقتی طور پر صحیح تو ہمارا بھائی ہے، کیا رہا؟ سیمی نے آپ کا حکم مان لیا ہے۔ مبارک ہو احسان۔ ہم دونوں نے اسے پرخلوص مبارکباد دی، لیکن اس نے کہا ہے کہ اگر اس کے ابو آپ سے وہ سب کچھ لینے پر تیار ہو گئے جو اصغر الدولہ کو ادا کرنا ہے تب یہ کام ہو سکے گا۔ ارے تم جیسے موزور گھوڑوں کو رام کر لیا تو وہ بڑے میاں کیا چیز ہیں؟ اور اب دیکھوں گا ان نواب شمشیر الدولہ کو واپس ولایت نہ پہنچا دوں تو میرا مطلب ہے عادل نام نہیں۔ احسان ہنسنے لگا، پھر بولا، سنا ہے آپ نے اسے بے وقوف بنا کر ٹھنڈے پانی کے چشمے میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب تو ریس بھی ہوگی۔ محترمہ نے اس چمار کی سفارش کی تھی۔ میرا خیال ہے اب اس کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ریس کا کیا قصہ ہے؟ احسان نے دلچسپی سے پوچھا اور میں نے اسے ریس کے بارے میں بتایا۔ احسان ہنستا رہا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ رات گئے تک وہ ہمارے پاس بیٹھا رہا۔ وہ اپنی زندگی بھر کی محرومی کے قصے سناتا رہا۔ دوسرے دن اللہ صبح نواب صاحب ہمارے پاس آئے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آج کا کیا پروگرام ہے۔ میرا مطلب ہے شہزادہ حسام کی ڈرامائی آمد کا اعلان کیا جائے گا یا نہیں؟ یقیناً نواب صاحب، یقیناً، تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑی دلچسپی رہے گی۔ ویسے آپ لوگ بے حد فیاض اور فراق دل ہیں شہزادہ عادل و سائم، لیکن ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ شمشیر کی کسی بدتمیزی سے دل میں اللہ نہ کریں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں نواب صاحب۔ ویسے ایک خاص مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے رات کو گفتگو ہوگی نواب صاحب۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟
तवील गुफ्तगू होगी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, बराहे करम रात तक इंतजार कर लें। जरूर जरूर, वैसे दिन भर उलझन में रहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ तो अब शहजादा हसाम को भी तैयार करके साथ लेते आए। बहुत बेहतर, तालूत ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया और फिर वो वापस चले गए। अबे ओ जिन्न, ये क्या किया? मैंने दांत पीसते हुए कहा। बस बस ए आदमजाद, तू अपनी अकल को सबसे ज्यादा क्यों समझता है? अरे भाई, हमारी खोपड़ी में नारियल का गूदा नहीं है, हम भी कुछ सोच सकते हैं। मगर सोचा क्या है? मैंने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, तालूत ने अकड़ते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। चलो आओ, शहजादा आलम को तैयार करें। और हम दोनों एहसान के कमरे में गए। खूब, गोया आपने सूटकेस खोला भी नहीं है। तालूत ने उस सूटकेस की तरफ देखते हुए कहा, जो शायद उसने रासिम से मंगवाया था। और फिर उसने सूटकेस खोलकर शेविंग मशीन निकाली। चलो शेव करके मुंह धो लो, गुस्ल तो तुमने कर लिया होगा। हाँ, एहसान ने जवाब दिया और शेविंग मशीन का प्लग सॉकेट में लगाकर शेव करने लगा। फिर उसने मुंह धोया। इस दौरान तालूत उसके लिए काला दर्जे का सूट मुंतखिब कर चुका था। हल्के कलर के सूट, बेदाग कॉलर और हसीन टाई, अजीब चमकदार शूज ने एहसान की शख्सियत ही बदल दी थी। तालूत ने उसकी उंगलियों में कीमती हीरों की अंगूठियां डाल दी, हीरे का टाई पिन लगा दिया। शक्ल सूरत से एहसान यूं भी शहजादा मालूम होता था, इसलिए उस वक्त उसे शहजादा तस्लीम ना करने को कोई तैयार नहीं था। यूं हम एहसान को लेकर चल पड़े और शायद नवाब साहब ने कोई बाकायदा तकरीर कर दी थी। सब लोग हैरान थे और दरवाजे की तरफ मुंतजिर। फिर जब हम तीनों अंदर दाखिल हुए तो सब जल्दी से उठ खड़े हुए, कुछ इरादतन और कुछ गैर फितरी तौर पर। हत्ता कि शमशेरुद्दौला भी खड़े होने वालों में शामिल था। फिर जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। बाकी सब लोग खड़े हुए थे। शहजादा साइम, मैंने इन लोगों को बता दिया है कि आज नाश्ते पर हमारे साथ एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत मदऊ है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कौन हो सकता है। गोया आज की सुबह एक दिलकश इंकशाफ से शुरू हुई है। लड़कियों और दूसरे लोग हैरत से एहसान को देख रहे थे। यहाँ भी पहले बोलने वाला पहला बेवकूफ शमशेर ही था। मेरा ख्याल है अंकल, मैंने इस शख्स को अस्तबल में देखा है। मेरा मतलब है, कोई हर्ज नहीं है शमशेर, तुम जैसा इंसान ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी है। काफी अरसे तक शहजादा हसाम हमें बेवकूफ बनाते रहे। शहजादा हसाम, बहुत सी आवाजें बुलंद हुई। हाँ, शादिया के तीसरे शहजादे शहजादा हसाम, जो तफरीहन हमारे अस्तबल में घोड़ों की निगरानी कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि वो क्या हैं। वो शादिया से नाराज होकर तवील अरसा कबल चले आए थे और इनके दोनों भाई आदिल और साइम इन्हें तलाश कर रहे थे। मुझे मुसरत है कि यह दिलचस्प मिलाप हमारे गरीब खाने पर हुआ। अरे, दूसरों के मुंह से निकला। मुलाजिम भी हैरान थे, क्योंकि एहसान उनके साथ क्वार्टरों में ही रहता था। वो सब एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। खूब, ये शमशेर की आवाज थी। वैसे अंकल, आपका शौक दिलचस्प है। लोग कबूतर पालते हैं, बटेर पालते हैं, घोड़े पालते हैं, आप आजकल शहजादे पाल रही हैं। नवाब साहब का चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने घबराए हुए अंदाज में हमारी तरफ देखा, लेकिन तालूत फौरन बोल पड़ा, हाँ शमशेरुद्दौला, नवाब जलालुद्दीन के शौक वाकई दिलचस्प हैं। अपने वतन में बंदरों की क्या कमी थी कि अंकल ने वलायत से देसी बंदर इंपोर्ट किए हैं। व्हाट? अचानक शमशेर का एक साथी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। वह खूनी निगाहों से तालूत को घूर रहा था। तालूत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अचानक खूंखार आदमी के चेहरे पर बौखलाहट के आसार नजर आने लगे। वह सोडे के झाग की तरह बैठ गया था। उसके दोनों हाथ गोद में रखे हुए थे। भाई, ये तो मजाक की गुफ्तगू है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है शमशेर? नवाब साहब ने बात बराबर करने की कोशिश की। मैंने बुरा नहीं माना अंकल, मेरा साथी बेवकूफ है। शमशेर जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। नवाब साहब ने चंद लम्हात माहौल दुरुस्त होने का इंतजार किया और फिर वह हसाम के बारे में दूसरे लोगों को बताने लगे। सीमी भी गर्दन झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा हस्बे मामूल तासुरात से आरी था। बहरहाल एहसान सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। नाश्ता जारी रहा, लेकिन शमशेर और उसके साथियों के मुंह बने हुए थे। अचानक शमशेर ने कहा, बात मजाक की ही है अंकल, लेकिन मैं ये पूछे बगैर न रह सकूंगा कि ये इज्तमाए शहजादगान किस लिए है। ओ, मुमकिन है अलोरी के असगरुद्दौला ने तुम्हारे आने के बाद अपने असूल बदल दिए हों, वरना नवाबों के मेहमान खाने कभी खाली नहीं रहते। जलालुद्दीन ने कहा, नहीं, मेरी वजह से असूल नहीं बदले गए। हाँ, कुछ पुराने असूलों की पाबंदियां जरूर की जाती हैं, जिनमें एक ये भी है कि हम तस्दीक शुदा अला नसब के लोगों को मेहमान बनाते हैं। आप हजरात से मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, कोई भी शख्स खुद को शहजादा कहकर हम में दाखिल हो सकता है। इस तरह हमारी हैसियत मुतासिर होती है। आप शादिया के बारे में ही गौर कर लें। बकौल शहजादों के वो कोई पहाड़ी रियासत है। पहाड़ों की रियासत क्या होगी? मुमकिन है थोड़े से रकबे में चंद लोगों को जमा करके जिरगा बना लिया गया हो और उसे रियासत का नाम दे दिया गया हो।
माफ कीजिएगा अंकल, इससे हमारी तौहीन होती है। मुझे जवाब दें, क्या शादिया? हाँ, मैं शादिया के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। इन लोगों की नेकी और शराफत शादिया की नुमाइंदगी करती है, और इसके अलावा शमशेर, तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से हो। मेरा ख्याल है मेहमानों के लिए भी कुछ असूल मुकर्रर होते हैं। नवाब साहब मुट्ठियां भींचकर बोले, नहीं अंकल, मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ। आप जानते हैं, मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ। शमशेरुद्दौला ने एक एक लफ्ज रुक रुक कर और नवाब साहब की आंखों में देखकर कहा, इसलिए मुझे हक है कि इन लोगों के बारे में आपसे सवालात करूं और इनसे मैं सवालात करूं। क्या आप मुझे बता सकेंगे शहजादा आदिल कि शादिया की माली हालत क्या है? बड़ी मामूली सी शमशेरुद्दौला, हम लोग तफरीही सफर पर निकले हैं। कुछ ज़ादेरा साथ है जिसे खर्च करने पर हम हस्बे ज़रूरत और मंगवा सकते हैं। वो सिर्फ इतना है कि अगर आप अलौरी जैसी 2-4 रियासतें, माँ उसके महल और उसमें रहने वालों को फरोख्त करना चाहें तो हम उसकी फौरी अदायगी कर सकते हैं। रियासत के नवाबों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें अपनी ही रियासत की निगरानी सौंपकर उनकी तनख्वाह मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आप लॉरी को फरोख्त करके फिर से मैक्लैरेंस बनना चाहते हैं तो अपने वालिद से बात कर लें और कागजात मंगवा लें। यही नवाब जलालुद्दीन के महल में रियासत की कीमत अदा की जाएगी। तालूत ने बेपरवाही से कहा। बड़ा भरपूर जवाब था। शमशेर बर्दाश्त न कर सका। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया और उसके साथी भी। नवाब साहब ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो सब नाश्ते के कमरे में से निकल गए और नवाब साहब घबराए हुए अंदाज में उन्हें देखने लगे। तब तालूत ने सर्व करने वाले मुलाजिम की तरफ देखकर कहा, भाई कॉफी और दो। आप भी लें नवाब साहब। हम लोगों की इस अपनायत और बेतकल्लुफी पर नवाब साहब की आंखों में नमी आ गई, जिसे वो पी गए। शमशेर की जलालत पर उनका खून खोल रहा था। वापसी में एहसान भी साथ ही था। उसे अलग कमरा इसलिए दिलवाया गया था कि आपस की गुफ्तगू में दिक्कत ना हो और हम अपना काम अंजाम देते रहें। ये शमशेरुद्दौला सख्त बदतमीज इंसान है। वाकई नवाबजादे के बजाय किसी सर्कस का मस्करा मालूम होता है, एहसान ने कहा। मेरा ख्याल है भाई साहब, अब कुछ काम की बातें होनी चाहिए। मसलन, मैंने पूछा, आज शमशेरुद्दौला से ही 2-2 हाथ हो जाएं। क्या करना चाहते हो? कुछ तय नहीं है, लेकिन तफरी करनी चाहिए। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है। बेचारे नवाब साहब की हालत वाकई खराब है। शमशेर भी यहाँ से टलने वाला मालूम नहीं होता, और जाहिर है हम तो अपने हसाम भैया के सेहरे के फूल देखे बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तब मैं नवाब साहब के पास जाकर देखता हूँ। क्या बात करोगे? मैंने कहा। लेकिन उसी वक्त हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। दरवाजे पर कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और फिर दरवाजा खुला और शमशेर की शक्ल नजर आई। उसके पीछे उसके मुसल्ला लड़ाके भी थे। शमशेर खूनी निगाहों से हमें घूर रहा था। फिर वो अंदर आ गया। ये नवाब जलालुद्दीन का महल है, इसलिए मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहता, लेकिन तुमने अलौरी की तौहीन की है। मेरे साथी बजिद हैं कि तुम्हें इसकी सख्त सजा दी जाए। चुनाचे शादिया में अगर मर्दानगी पाई जाती है तो मैं तुम्हें किसी खुली जगह मुकाबले की दावत देता हूँ। ज़ुबी फॉल कैसा रहेगा शमशेर बहादुर? तालूत ने दिलचस्पी से कहा। नवाब महल के अलावा कोई भी जगह मुनासिब है। तब आप तैयारियां करें शमशेर बहादुर। अलौरी से आपकी फौज कब तक पहुंच जाएगी? तालूत ने पूछा। फौज? तुम तीनों को एडगर बआसानी कत्ल कर देगा, शमशेर ने कहा। ठीक है, आपकी यही ख्वाहिश है तो यही सही। तालूत ने शाने हिलाए। एहसान बौखलाए हुए अंदाज में हम सबकी शक्लें देख रहा था। सुनिए तो शहजादा आदिल, उसने दरमियान में मुदाखलत की। हूँ, खामोश रहो हसाम। शमशेर बहादुर और इनके तीनों बंदरों की हड्डियां किड़किड़ा रही हैं। इन्हें दुरुस्त करने के बाद बात करेंगे। हाँ तो शमशेर बहादुर, अगर आप नवाब साहब की मदद लेना चाहें तो ले लें, वरना फिर ऐसा करते हैं कि शाम को पिकनिक का प्रोग्राम बनाकर चलते हैं। वहाँ हमारा और आपका फैसला हो जाएगा। मुझे मंजूर है, शमशेर ने सीना फुलाते हुए कहा, और फिर गर्दन अकड़ाए हुए वापस लौट गया। ठीक है शमशेर बहादुर, तुमने ये फिजा खुद ही पैदा की है। बहरहाल तफरी रहेगी। तालूत बुड़बुड़ाया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नसीहत के अलावा और सब कुछ। तालूत गुर्राया। तुम ये तो सोचो, नवाब साहिब उलझन में फंस जाएंगे, जबकि अभी तुमने उनसे बात भी नहीं की है। यार मुझे गुस्सा आ गया है। जो कुछ करना चाहते हो अभी कर लो, ताकि शाम को खाली ज़हन हूँ। तालूत ने हाथ उठाते हुए कहा, और एक बार फिर हमें दरवाजे की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। नवाब जलालुद्दीन ने दरवाजे से अंदर आने की इजाज़त तलब की थी। ओह तशरीफ लाइए नवाब साहब। हम तीनों खड़े हो गए। नवाब साहब का चेहरा सता हुआ था। बैठिए, आप लोग बैठिए। शहजादा साइम, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर, आप लोग दूसरे कमरे में आ जाइए, मैंने तालूत और एहसान से कहा, और तालूत ने मुझे आंख मार दी। मैंने गैर महसूस अंदाज में गर्दन हिला दी थी। दोनों अंदर चले गए तो नवाब साहब गर्दन झुकाकर बैठ गए। मैं उनकी शक्ल देख रहा था। फिर नवाब साहब भराई हुई आवाज में बोले, शहजादा साइम, आपकी जिस कदर तौहीन इस घर में हुई है, उसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को मुआफ नहीं कर सकूंगा। मेरा दिल हमेशा रोता रहेगा। कथा कलामी की इजाजत दीजिए नवाब साहब। मैं आपसे एक सवाल करूंगा।
میں نے درمیان میں ٹوکا اور نواب صاحب سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ اگر آپ کی مراد شمشیر الدولہ کی گفتگو ہے تو سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ براہ کرم ان کی اور ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس سے اپنا تعلق نہ قائم کریں۔ مجھے علم ہے کہ شمشیر الدولہ آپ کے بچپن کے دوست کے صاحبزادے ہیں، لیکن آپ ہر بار بھول جاتے ہیں کہ آپ نے ہم اجنبی لوگوں کو اپنے سلوک سے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم اجنبی نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہیں۔ اس لیے اگر آپ شمشیر الدولہ کے بارے میں معذرت کرتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوگا۔ میرے بچے، میرے عظیم بچوں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہاری رگوں میں ایک شریف خون ہے۔ نواب صاحب لرزتی ہوئی آواز میں بولے اور ان کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے۔ اگر آپ یہ اعتراف کرتے ہیں نواب صاحب، اگر آپ ہمیں پسند کرتے ہیں تو کیوں اپنوں میں جگہ نہیں دے دیتے؟ میں نے کہا۔ میں اپنے خدا کو جواب دے ہوں کہ میں تمہیں غیر نہیں سمجھتا۔ نواب صاحب کی آواز ابھری۔ تب آپ نادانستگی میں ہمیں غیریت کا احساس دلا رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھا، نواب صاحب حیرت سے بولے۔ سنیے نواب صاحب، اس گفتگو سے ناراض ہو کر آپ چاہیں تو بے تکلفی سے ہمیں گھر سے نکال دیں، اور اگر ہمیں اس کا جواب نہ ملا تو ہم بد دل ہو کر خود ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ شمشیر کی حیثیت ہمارے علم میں ہے، لیکن کیا آپ یہ بتائیں گے نواب صاحب کہ اس کی دوسری حیثیت کیا ہے؟ دوسری حیثیت؟ نواب صاحب پھنسی پھنسی آواز میں بولے۔ ہاں، کیا اس کی دوسری حیثیت سیمی کے منگیتر کی نہیں ہے؟ ہاں، وہ سیمی کا منگیتر ہے۔ نواب صاحب ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اگر آپ ہمیں شریف النسل سمجھتے ہیں تو کیا ہم آپ سے درخواست کر سکتی ہیں کہ آپ ہمیں اپنے بیٹوں کی حیثیت دیں؟ آپ اس درخواست کو قبول کریں گے؟ میرے بیٹے، میرے بیٹے، خدا گواہ ہے کہ میں تمہیں اپنا لخت جگر سمجھتا ہوں۔ اس حیثیت سے سیمی ہماری بہن ہوئی، یقیناً۔ تو نواب صاحب، میں اپنی بہن کے لیے شمشیر الدولہ جیسے انسان کو ناپسند کرتا ہوں۔ آسمان اور ذرے کی بات ہے، میری بہن شائستہ اور اعلیٰ معیار کی ہے، اور وہ ایک مصنوعی انسان ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہے، وہ ذہنی طور پر کمتر ہے، بد سلیقہ اور غیر شائستہ ہے۔ نواب صاحب، کیا ایک بھائی اپنی بہن کو جہنم میں جھونک سکتا ہے؟ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ بدسلوکی نہ ہوگی؟ کیا وہ کمزرف آدمی قدم قدم پر اس کی توہین نہیں کرے گا؟ مجھے احساس ہے بیٹے، نواب صاحب روتے ہوئے بولے۔ کیا بیٹیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں نواب صاحب کہ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے؟ نہیں تو سنیں، سیمی اسے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں بیٹے۔ کیوں؟ جواب دیں۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نواب صاحب نے میری طرف دیکھا اور اچانک ان کی سسکیاں رک گئیں اپنی غلط کاریوں کے بنا پر۔ سنو، جلال آباد رہن ہے، میرا وقار فروخت ہو چکا ہے۔ میں اصغر الدولہ کا مقروض ہوں۔ میں جھوٹی شان پر بیٹی کی قربانی دے رہا ہوں۔ مجھے علم ہے، اور اگر اس محل میں ہماری توہین ہوئی ہے تو صرف یہی کہ ہم اپنائیت کی بھیک مانگتے رہے ہیں اور ہمیں وہ بھیک نہیں ملی۔ دولت دنیا کی سب سے بے حقیقت شے ہے نواب صاحب، وہ انسان کا وقار نہیں خرید سکتی۔ جو لوگ دولت سے وقار کی تجارت کر سکتے ہیں وہ انسان نہیں کہلاتے، اور جانور اور انسان رحم کے رشتے میں تو منسلک ہو سکتے ہیں، کسی اور رشتے میں نہیں۔ ہمارے دلوں نے آپ کے ماحول کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے آپ سے محبت طلب کی، آپ نے ہمارا احترام کیا، ہماری ضرورت پوری نہیں کی۔ آپ شمشیر کی بدتمیزیوں کی معافی مانگنے چلے آئے، اپنے بیٹوں سے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ آخر کیوں نواب صاحب؟ کیا یہی اپنائیت ہے؟ میں مجرم ہوں بیٹے، مجھے جو چاہے سزا دے لو۔ نواب صاحب گردن جھکاتے ہوئے بولے۔ اولاد والدین کو، چھوٹے بزرگوں کو سزا نہیں دیتے، ہاں اپنی خواہشات کے لیے ضد ضرور کرتے ہیں۔ سنیے نواب صاحب، میں آپ سے اپنا حق طلب کرتا ہوں، میں آپ کا اعتماد چاہتا ہوں، میں آپ کی اپنائیت، آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ بولو، کس طرح یقین کرو گے؟ نواب صاحب پورے اعتماد لہجے میں بولے۔ میں اپنی بہن کے لیے اس کا پسندیدہ مستقبل چاہتا ہوں۔ میری مجبوریاں تمہارے علم میں ہیں۔ جوان بیٹے والدین کی مجبوریاں سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، عادل اور سائم۔ نواب صاحب، ہم دونوں کی خواہش ہے کہ ہم اصغر الدولہ کا قرض اس کے منہ پر مار دیں، اور نواب صاحب ہماری خواہش ہے کہ ہم حسام کو اور سیمی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیں۔ حسام اب کہیں نہیں جائے گا۔ سنیے نواب صاحب، حالانکہ یہ بات میرے پروگرام میں شامل نہیں تھی، میں کئی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہا ہوں، لیکن اب میں ہر انجام کے لیے تیار ہوں۔ میرا ایمان ہے، سچ میں جو قوت ہوتی ہے وہ جھوٹ میں نہیں۔ جھوٹ بعض اوقات بہت سے معاملوں کی ملمہ پوشی کر دیتا ہے، لیکن اسے انسان کے ضمیر پر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ حسام میرا بھائی نہیں ہے، وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے، وہ سیمی کو چاہتا ہے، بھری دنیا میں تنہا ہے، سیمی کا کالج کا ساتھی ہے، سیمی کی وجہ سے یہاں ملازم ہوا تھا، اور جب سیمی کو شمشیر کی تصویر نظر آئی تو اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے خود کو بے حقیقت شے سمجھا اور وہ جذبات میں دیوانی ہو گئی، لیکن حسام نے، جس کا نام احسان ہے، اسے سنبھالا، اسے خاندانی وقار پر قربان ہونے کے لیے تیار کر لیا، اور اتفاق سے پوری بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ نواب صاحب، اس راز کے چوتھے شریک آپ ہیں۔
हम एहसान की शराफत से मुतासिर हुए। सीमी के लिए एहसान से बेहतर शौहर और कोई नहीं हो सकता। उसकी शादी सिर्फ एहसान से होगी, ख्वाह हमें इसके लिए रियासत अलौरी तबाह करना पड़े। वो हमारी बहन है। बहरहाल हमने एहसान को मजबूर कर दिया कि वो हमारे कहने पर अमल करें। अगर उस वक्त जज्बात में आकर मैं सच बोलने पर आमादा ना होता तो हसाम की हैसियत से एहसान की शादी सीमी से होती। यही होना है जो हमने सोचा है और यही होगा। सीमी जैसी नेक लड़की जहन्नुम में नहीं जाएगी। सुनिए, रियासत अलौरी का जितना कर्ज आप पर है आप उसे उसके मुंह पर मार दें और शमशेर से ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। हम एहसान की शादी सीमी से करने के बाद यहाँ से जाएंगे। मेरी आवाज़ में गुर्राहट थी और चेहरे पर अज़म। नवाब साहब पागलों की तरह मुझे देख रहे थे। काफ़ी देर उन पर सकता रहा और फिर वो भर्राई हुई आवाज़ में बोले, सीमी भी उसे पसंद करती है। बेपनाह। इस तरह के अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो वो बेजान इंसानों की मानंद जिंदा रहेंगे। लेकिन असगरुद्दौला छिछोरा आदमी है। गो उसे सिर्फ अपनी रकम चाहिए ना। हाँ, उसके पास कागजात हैं, ऐसे कागजात। तमाम कागजात आज ही रात को आपको मिल जाएंगे, रकम अदा किए बगैर। मैंने फिर नवाब साहब की बात दरमियान से काट दी। लेकिन इसके बावजूद आप उसे रकम अदा कर दें। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारे एहसान का तज़किरा भी नहीं करूँगा। सब कुछ फजूल है। लो, मेरा वकार अब तुम्हारे हाथ में है। नवाब साहब ने अपनी टोपी उतारकर मेरे सामने उछाल दी, लेकिन मैंने उसे ज़मीन पर न गिरने दिया और उठाकर सर पर रख दी। आज आपने हमें दुनिया की सबसे कीमती शय दे दी है नवाब साहब। जाइए, आराम कीजिए। इस खानदान की इज्जत अब आपके दोनों बेटे संभालेंगे। मैं अपने बेटों की कुव्वत का मोतरफ हूँ। नवाब साहब पूरी तरह इत्मीनान से बोले और फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गए। उनके चले जाने के बाद मैं कमरे से निकला और एहसान के कमरे की तरफ पड़ गया। तालूत मौजूद न था, सिर्फ एहसान था जो उदास सी शक्ल बनाए बैठा था। मैं समझ गया कि तालूत कहाँ होगा। बहरहाल वो मेरे पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था। तो तुमने मेरी और नवाब साहब की गुफ्तगू सुन ली? मैंने कहा, अच्छी तरह। कहीं कोई झोल? जरा बराबर नहीं। कागजात का क्या करोगे? आदमी रवाना कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जरा बराबर नहीं। बल्कि तुम कहो तो अलौरी को दिवालिया कर दूं? नहीं, हमें सिर्फ शमशेरुद्दौला से परखाश है और अब यहाँ उसका कोई हमदर्द नहीं। चुनाचे आज शमशेरुद्दौला की दावत होगी। और हाँ, अपने उस यार का मुंह तो मीठा करो, उसकी शादी की बात पक्की हो गई है, समझे? एहसान, नवाब साहब सीमी की शादी तुम्हारे साथ करने पर रजामंद हो गए हैं। एहसान के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। तालूत ने जल्दी से जेब से एक पुड़िया निकाली और उसे खोलने लगा। फिर उसने पुड़िया में से शक्कर की एक चुटकी भरी और एहसान का मुंह खोलकर उसमें डाल दी। नाश्ते की मेज से चुराई थी, इसी मौका के लिए। लो, तुम भी मुंह मीठा करो। उसने थोड़ी सी शक्कर अपने और थोड़ी सी मेरे मुंह में डालते हुए कहा और शदीद संजीदगी के बावजूद एहसान भी हंस पड़ा।